अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ एक नई सच्ची दिलचस्प कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत ही ईमानदार, बहादुर और रहमदिल इंसान था। वो अपनी रियाया का बहुत ही ख्याल रखता था। बादशाह की मलिका भी बहुत अच्छी खातून थी। मलिका एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार खेलते हुए बहुत दूर तक निकल आया और अचानक मौसम भी ख़राब हो गया। आंधी तूफ़ान की वजह से किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सब सिपाही और साथी भी बिछड़ गए। जैसे शाम ढलती गई, बादशाह को वापसी की फ़िक्र लाहक होने लगी। लेकिन बादशाह रास्ता भटक चुका था। बादशाह अब वापस नहीं जा सकता था और यहाँ जंगली जानवरों से भरा हुआ था। जंगल में भी रात नहीं गुजारी जा सकती थी। इसलिए बादशाह को कोई महफूज जगह तलाश करनी थी। चलते चलते इसको एक जगह धुआं सा नज़र आया। वो आगे जाकर क्या देखता है कि यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। बादशाह ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा खांसते हुए बाहर आए। बादशाह ने बताया, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। बाहर मौसम बहुत ख़राब है, मुझे पनाह की बहुत ज़रूरत है। बूढ़ा आदमी बादशाह को अंदर ले आया। इसकी एक जवान खूबसूरत बेटी भी थी। वो दोनों बाप बेटी यहाँ जंगल में रहते थे और बूढ़ा लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचा करता था। बादशाह के लिए लड़की ने बहुत अच्छा सा खाना तैयार करके दिया। खाना था तो सादा, लेकिन बहुत मज़े का बना हुआ था। फिर उसके लिए एक अच्छा सा आरामदाह बिस्तर बना कर दिया। बूढ़े और इसके बेटी ने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सुबह बादशाह अपने महल तो वापस आ गया, मगर इसे बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत लड़की बहुत याद आने लगी, जिसने इसे एक परदेसी मुसाफिर समझकर इतना अच्छा ख्याल रखा। बादशाह की शादी इसके अपने चाचा की बेटी से हुई थी, लेकिन वो लड़की बहुत मगरूर और चालाक थी। बादशाह ने शादी से इनकार कर दिया। फैसला ये सुनाया कि वो जंगल में मौजूद लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा और यूँ बादशाह की शादी लकड़हारे की बेटी से हो गई। बादशाह की चचाजाद को इस पर बहुत रंज हुआ। मौके की तलाश में रहने लगी। बादशाह के यहाँ पहली बेटी हुई, अगले साल फिर बेटी हुई। तभी बादशाह के चचा ने कहा कि हुकूमत तो लड़का ही संभालता है, इसलिए बादशाह को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन बादशाह ना माना। जब चचाजाद के लिए शादी के सारे रास्ते बंद हो गई तो इसने आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर को अपने साथ मिला लिया और वज़ीर को शादी का लालच देकर मलिका के कमरे में सांप छोड़ दिया। सांप के डसने से मलिका मर गई। बच्ची काफ़ी छोटी थी, लेकिन बादशाह ने फिर भी शादी ना की। जब चचा जान ने अपनी दाल गलती हुई ना देखी तो एक दिन चुपके से वज़ीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया और यूँ इख्तियार खुद संभाल लिया। बादशाह की एक पुरानी नौकरानी ये सब देख रही थी। इसे अंदाज़ा हो गया कि वो जल्द ही शहजादियों को भी मरवा देगी। इससे नौकरानी दोनों बच्चियों को लेकर रात के सन्नाटे में कहीं दूर चली गई। यूँ एक नेक दिल हुक्मरान की रियाया को एक जालिम और मगरूर हुक्मरान मिल गया। बूढ़ी नौकरानी लड़कियों को लेकर जंगल में आ गई और इनकी परवरिश करने लगी। वक्त गुजरता रहा। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थी। इसी दौरान बूढ़ी नौकरानी एक दिन सख्त बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई। तब इसने दोनों को पास बुलाकर बैठाया और ये बताया कि वो दर हकीकत शहजादियाँ हैं और इनके माँ बाप के साथ क्या हुआ। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियाँ अकेली हो गई। वो अपने बाप माँ को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक दिन एक शहजादा जंगल में शिकार खेलने आया। इसका वज़ीर भी इसके साथ था। शहजादे ने एक तीतर शिकार किए और वज़ीरजादे को दिए। इनको अच्छे से साफ कर भून कर ले आओ। और खुद शहजादा एक घने पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वज़ीरजादे ने इस तीतर को साफ कर साथ लेकर आए। मशकीनों से धोएं और थोड़ा दूर जाकर आग जलाकर भूनने लगा। इसकी नज़र सामने एक झोपड़ी में पड़ी, जहाँ एक हसीन और खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो वज़ीरजादे को हैरत से देख रही थी। वज़ीर भी हैरान हुआ कि जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे आ गई। मुड़कर जब इसके पास आया और लड़की से अपना तारुफ कराया, इतने में जलने की बू आई। वज़ीरजादा भाग कर आया और तब तक तीतर जल चुका था। वज़ीरजादा बहुत परेशान हुआ, पर लड़की ने कहा, हटो, मैं तुमको भून कर देती हूँ। फिर इस लड़की ने तीतर भून कर दिए। शहजादा काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था कि वज़ीर ने आज इतनी देर क्यों कर दी है। पहले तो ये बहुत जल्दी भून कर ले आया करता था। वज़ीर जब तीतर भून कर वापस आया और शहजादे ने खाए तो शहजादा हैरान होकर वज़ीर से पूछने लगा कि आज तुमने इतने मज़ेदार तीतर कैसे भून लिए। आज से पहले तो तुम्हारे हाथ में ये लज्जत नहीं थी। तो वज़ीर ने इसे बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर एक झोपड़ी है, जहाँ एक हसीन लड़की रहती है। ये इसने भून कर दिए हैं।
क्योंकि मैं तो इसे देखता ही रह गया और मेरे भुने हुए तीतर तो जल गए। इधर छोटी शहजादी वापस झोपड़ी में आई। वो जंगल की दूसरी तरफ कपड़े धोने गई थी तो बड़ी बहन ने इसे वज़ीरज़ादे के आने का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो मुझे देखता रहा और इसके लाए हुए तीतर जल गए। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, देखना वो शहजादे को लेकर ज़रूर वापस आएगा और तुम इतनी हसीन हो कि शहजादा तुम्हें पसंद कर लेगा। तुम शहजादे के साथ चले जाना और शादी कर लेना और उसको मेरा ना बताना। बड़े शहजादे ने सारी बात सुनकर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी शहजादी ना मानी। इसने कहा कि मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगी और हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये कहते वो बाहर गई और जब वापस आई तो इसके पास बहुत से छोटे छोटे सफ़ेद से फूल थी। उसने अपनी बड़ी बहन को दी और कहा कि जब शहजादा तुम्हें लेकर जाए तो तुम तमाम रास्ते ये फूल एक एक करके गिराते जाना, इसी तरह मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाकर छोटी शहजादी झोपड़ी से निकलकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। इतने में शहजादा वज़ीर के पास आ गया। जैसे इसकी नज़र शहजादी पर पड़ी वो इस पर फिदा हो गया। शहजादे ने पूछा, तुम इस जंगल में तन्हा क्या कर रही हो? तब शहजादी ने अपनी छोटी बहन की बताई हुई बातें शहजादी को कहने लगी कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। माँ मेरी मर गई, बाप मेरा लकड़हारा था। जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचकर हम गुजर बसर करते थे। कुछ दिन पहले ही बाप भी इस दुनिया से चल बसे। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। शहजादा जब ये सुना तो इसने फ़ौरन शादी की पेशकश की और साथ चलने को कहा। तो शहजादी भी चलने के लिए तैयार हो गई। शहजादी ने एक गठरी ली जिसमें सफ़ेद फूल थी। शहजादे ने शहजादी को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और चल दिया। बड़ी शहजादी एक एक कर फूल गिराती रही। इधर छोटी शहजादी दरख्त की ओर से निकली और सफ़ेद फूलों के पीछे चलने लगी। शहजादा शहजादी समेत महल पहुंचा और सीधा बादशाह और मलिका के पास आया। इन्हें शहजादी की सारी कहानी सुनाई और बताया कि वो शहजादे से दूसरी शादी करना चाहता है। शहजादा की पहली बीवी इसकी खाला की थी और खाला भी बेवा होने की वजह से महल में रहती थी। जब ये दोनों माँ बेटी को ये बात पता चला तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। लेकिन शहजादे की बीवी ये जानती थी कि शहजादा जिस काम को ठान ले वो करके ही रहता है, इसलिए उसने बाज़ाहिर ये खुशी का इजहार किया और कहा कि कितना अच्छा लगेगा, शहजादे की फिर से शादी होगी और हम सौतेने नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। जब ये खुशी से इजाज़त दे रही थी तो बाकी सबको भला क्या एतराज़ हो सकता था। यूं धूमधाम से शहजादी की शादी हो गई। छोटी शहजादी फूल चुनते चुनते 2 दिन बाद शहर में दाखिल हुई तो शहर में जश्न का शमा था। इसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनकें लगी हुई है? तो बूढ़ी औरत ने बताया कि हमारे शहजादे को जंगल से एक प्यारी लड़की मिली है और शहजादा इससे शादी करने लगा है, इसलिए सारा शहर तैयारी कर रहा है। लड़की ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं और रहने की जगह भी नहीं है। तो बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ आजकल महल में बहुत काम है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमार होकर मर गई थी। इस पर छोटी शहजादी से कहा, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह लो। ये बूढ़ी औरत जवानी में महल की नौकरानी हुआ करती थी, अब बुढ़ापे की वजह से काम छोड़ा हुआ था। शहजादी ने कहा, ठीक है, पर अम्मा मैं काम करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे महल में काम दिला सकती हैं? बूढ़ी औरत शहजादी को लेकर महल की तरफ चल दी जहाँ तरफ शादियाने बज रहे थे। बूढ़ी अम्मा जब इसे लेकर महल में पहुँची तो सामने से शहजादी की पहली बीवी आ रही थी। बूढ़ी अम्मा ने बताया, ये मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है, इसके माँ बाप मर चुके हैं, इसको महल में काम पर रख ले। शहजादी की पहली बेगम ने कुछ देर छोटी शहजादी को देखते हुए कुछ सोचा, फिर इसे साथ लेकर अपने कमरे में ले आई गई और कहने लगी, यहाँ महल में सब कनीज़े मलिका के ताबेदार हैं, मैं किसी को भी खरीद नहीं सकती। तुम अगर मेरे लिए काम करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, तो मैं तुमको बहुत सारा जेवर पैसा दूंगी। छोटी शहजादी ये जान चुकी थी कि ये शहजादे की पहली बीवी है और दूसरा इसकी बातों से इसे भी साजिश की बू आने लगी थी, इसलिए जल्दी से बोली, जी मोहतरमा साहिबा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। इसकी बात सुनकर मलिका मुस्कुराती हुई बोली, मैं मलिका नहीं, उसकी बहू हूँ, अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप मलिका बन जाएंगी। शहजादी की पहली बीवी कहने लगी, तुम बहुत काम की चीज़ हो, बस तुम आज से इस महल में मेरे कहने के मुताबिक चलना। इसके बाद अक्लमंद शहजादी कहने लगी, जी जी बिल्कुल ठीक, आप मुझे ज़बरदस्त पाएंगी। शहजादी की पहली बीवी
बड़ी शहजादी के कमरे में आई और इससे कहने लगी कि आज से ये तुम्हारी कनीज़ है, तुम्हें जो भी ज़रूरत हो, जो भी काम हो, इससे करवा लेना। इस पर जब शहजादी ने छोटी शहजादी को देखा तो बहुत खुश हुई और जल्दी से पहली बीवी का हाथ थामते हुए बोली, आप कितनी अच्छी हैं। शहजादी की पहली बीवी कहने लगी, महल में बहुत काम है, मैं ज़रा वो देख कर आऊँ। इसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। छोटी ने बड़ी को नहीं बताया कि वो महल में इससे क्या काम लिया जाएगा। शहजादी की शादी हो गई, सब बहुत खुश थे सिवा शहजादी की पहली बीवी की। छोटी शहजादी सारा दिन इसके पास रहती। वो दोनों मिलकर सोचते रहते कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा हासिल किया जा सके। थोड़े दिन बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये खबर बड़ी बीवी के लिए क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि अब तक वो शहजादे को कोई औलाद नहीं दे सकी थी। मगर ये बात सुनकर शहजादा और बादशाह बहुत खुश थे, इसलिए शहजादी का ख़ास ख्याल रखा जाने लगा। इधर पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ मिलकर सोचने लगी कि आखिर क्या किया जाए। छोटी शहजादी बहुत परेशान रहने लगी और इसने बड़ी बहन से कहा कि यहाँ से कहीं दूर चलो। अब छोटी शहजादी इसको ये भी नहीं बता सकती थी कि शहजादी की पहली बीवी इससे कितना जलती है। अगर वो इसे बता देती तो किसी ने यकीन नहीं करना था, क्योंकि बड़ी बीवी सबके सामने बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बोली कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तुम्हें उस वक्त कहा था कि मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं मानी और कहा कि अपना और मेरा रिश्ता इससे छुपा कर रखना। तुम अगर अभी कहो तो मैं शहजादी को बता देती हूँ कि तुम मेरी बहन हो। अक्लमंद शहजादी जानती थी अब बताने का मतलब था कि शहजादी झूठी हैं। इन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया। शायद ये दोनों किसी साजिश की वजह से महल में आई है। ये सोचते हुए छोटी बहन ने बड़ी बहन से सख्ती से मना किया कि वो किसी को नहीं बताएगी। कुछ दिनों के बाद जब विलादत का वक्त करीब आया तो शहजादी की पहली बीवी दाई और छोटी शहजादी को बहुत से पैसे दिए और कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम बच्चे को उठाकर मार देना और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा कि ये काम मैं बहुत आसानी से करूँगी, बड़ी आसानी से करूँगी। चुनांचे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी शहजादी की बेहोशी में दाई ने बच्चा छोटी शहजादी को दिया कि जाकर इसको मार दो और इसकी जगह बिजली का बच्चा रख दो। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजे से घर आई और बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा ये बच्चा मेरी बहन का बच्चा है, इसका किसी से जिक्र मत करना, इसको बकरी को दूध पिलाओ, मैं शाम को आकर इसको संभालती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी शहजादी जल्दी में थी। शहजादी जब महल में वापस आई तो वहाँ अजीब सी सूरत हाल थी। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बहुत अफसुदा और हैरान थे और शहजादी रो रही थी और साथ में ये कहती जा रही थी कि ये झूठ है, मगर कोई भी इससे बात नहीं कर रहा था। शहजादी ने एक बार फिर बहन से कहा कि वो मेरे साथ चले, महल वालों को छोड़कर अपनी दुनिया बसाते हैं, पर वो ना मानी और कहने लगी कि वो शहजादे से बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए वो शहजादे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। छोटी शहजादी रोती हुई घर आई और बूढ़ी अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। इस पर अम्मा बोली, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, तुम और मैं इस बच्चे के अच्छे से परवरिश करेंगे, जब वक्त आएगा तो खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा। इसी दौरान बादशाह की तबीयत ख़राब हुई और वो सेहतमंद ना हो सका और इसकी वफ़ात हो गई। अब शहजादी को बादशाह बना दिया गया। शहजादी की माँ शौहर के वफ़ात के बाद गोशा नशीन हो गई, इसलिए सारी हुकूमत की जिम्मेदारी शहजादी यानी बादशाह और इसकी दोनों मलिकाओं ने संभाल ली। एक बार फिर छोटी मलिका उम्मीद से हुई। अब की बार बड़ी मलिका ने छोटी शहजादी को बहुत सा इनाम दिया और कहा कि अब की बार बच्चे की पैदाइश के वक्त कुत्ते का बच्चा रख देना। इस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी कि ऐसा ना करे कि आपकी भी औलाद नहीं है, बादशाह को भी वली अहद की ज़रूरत है। मलिका उखड़ कर कही, अगर काम नहीं करना है तो चले जाओ, मैं ये काम किसी और से करवा लूँगी। इस पर शहजादी फ़ौरन बोली, अरे नहीं, मलिका साहिबा, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। छोटी शहजादी ने एक बार फिर बड़ी मलिका, जो कि इसकी बहन थी, इसको समझाया कि यहाँ से चली जाओ, पर छोटी मलिका ने कहा, अब कि मैं मलिका बन गई हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी शहजादी इसकी कम अक्ली पर मातम करके रह गई। विलादत का वक्त हुआ तो एक बार फिर छोटी शहजादी ने बच्चा पैदा होते ही उठा दिया और दाई ने इसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी पहले की तरह पिछले दरवाजे से बच्चा लेकर घर आई और अम्मा को दे दिया और ख़ुद उल्टे पैर वापस आ गई। महल में एक कहराम मचा हुआ था। बड़ी मलिका ने कहा,
کہ مجھے یہ عورت لگتی ہی نہیں ہے. پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا اور دوسری بار کتے کا. بس اب تو اس کو قید کیا جائے ورنہ اگلے سال نہ جانے یہ کیا پیدا کرے گی. بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیر زادے کو حکم دیا کہ ایک بڑا سا پنجرا بنائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں بند کر کے شہر کے چوک پہ رکھ دیا جائے. سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھو تھو کریں گے. یہ سزا اس کو 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد اسے قید میں تعمر ڈال دیا جائے گا. وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. نہ جانے مجھے کیوں لگتا ہے کہ چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا. آخرکار ایک بڑے پنجرے میں شہزادی کو شہر کے چوک پہ رکھ دیا گیا، جہاں پر آنے جانے والے لوگ اس پر تھوکتے تھے. 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا. بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا تھا. بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی. کبھی کبھی بادشاہ کو چھوٹی ملکہ کی یاد تو آتی تھی، پر ساتھ ہی بلی اور کتے کے بچے بھی یاد آتے تھے، تو وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگتا تھا. ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اب اس کی شادی ہے، اس لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے. ملکہ کو کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی. چھوٹی شہزادی بوڑھی اماں اور دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس آ گئی اور دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگی. 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا. بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کے پاس پانی پلانے گئے. ابھی وہ پانی پلا رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 2 نہایت ہی خوبصورت سے بچے 2 لکڑی کے گھوڑے لے آئے ہیں اور آتے ہی ندی کنارے ان کو پانی پلانے لگے اور ساتھ ہی گانا گانے لگے ہیں: کاٹ کا گھوڑا، لوہے کی لگام، تو پانی پی لے اے میرے غلام. بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی. وہ ان کے پاس گیا اور پیار سے بولا: پیارے بچوں، کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے پانی پیتے ہیں اور لوہے کے بھی لگام ہوتے ہیں؟ اس پر بڑے لڑکے نے جواب دیا: کیا کبھی ایک انسان عورت بلی یا کتے کی بچی کو جنم دے سکتی ہے؟ بچی کی اس بات پر بادشاہ اور وزیر چونک گئے. بادشاہ نے کہا: یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے کہ ہماری خالہ نے. بادشاہ نے بچوں سے کہا کہ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی ان کے پاس لے چلو. بچے بادشاہ اور وزیر کو اس جھوپڑی میں لے کر آئے جہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. بادشاہ یہاں اپنے پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں؟ یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کچھ سال پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے میں ان کی بہن ہوں. مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں. اس لیے بادشاہ نے کہا: تمہیں پہلے سے سب کچھ کیسے پتا چلا؟ اس پر شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں. ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا. وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے اور راستہ بھول کر میرے نانا، جو کہ ایک لکڑہارا تھے، ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے. وہی ان کو ہماری ماں پسند آ گئی اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی. مگر محل میں نہ صرف ہماری ماں کے خلاف سازشیں ہوئیں بلکہ ہمارے باپ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا. ان سازشوں نے کیسے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا. ہم دونوں بہنوں کو ہمارے ماں باپ کی ایک وفادار کنیز وہاں سے راتوں رات لے کر اس جنگل میں آ گئی، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے. اس لیے میں نے اپنی بہن کو منع کیا کہ وہ ہمارا رشتہ کسی سے بیان نہ کرے. اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصے بعد میں سامنے آ جاتی، مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ بہت جلد بڑی شہزادی کے خلاف سازش ہو گئی، کیونکہ آپ کی ملکہ ایک خاص طریقے سے مجھ سے یہ کام کرانا تھا کہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مل کر یہ سازش کرنا چاہتی ہے وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں. تبھی چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر محل چھوڑنے اور بڑی ملکہ کی سزا تک سارا قصہ رو رو کر سنایا اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے ولی عہد ہیں. بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا. بادشاہ اور وزیر بھی شہزادی کی کہانی سن کر رونے لگی. جب شہزادی ساری کہانی سنا سکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا اور اس کا سر قلم کر دے گا. مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا کہ وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے. پہلے تو آپ اسے باعزت رہا کرے، اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دے کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کرے. بادشاہ کو عقلمند شہزادی کی تجویز بہت پسند آئی. شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا. ایک بہن، دوسری بہن کی جدائی اور 2 بچوں نے بن ماں کے وقت گزارا تھا. بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے گھوڑے پر بیٹھایا اور وزیر، جو کافی دیر سے عقلمند شہزادی کو چپکے چپکے دیکھ رہا تھا، اس کا یہ حرکت بادشاہ سے پوشیدہ نہ رہی. اس نے مسکراتے ہوئے یہ حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بیٹھائے. وزیر بادشاہ کے حکم سن کر شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بیٹھایا اور محل کی طرف چل پڑا. واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائی اور خود جا کر قید خانے میں
چھوٹی ملکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہا، اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ ملکہ کو باعزت رہا کرا کر بڑی ملکہ کو اس کے سامنے پیش کیا اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگا کر سنتی رہی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کر اس کی ہچکیاں بند نہ ہوئی۔ وہ بچی اور بہن کو گلے لگا کر روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا، آج سے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، پر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر یہ معاف کر دیا کہ گیا وقت واپس نہیں آ سکتا اور یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اس لیے میں اسے کوئی بھی سزا نہیں دوں گی۔ بڑی ملکہ جو ڈر کے کانپ رہی تھی، اس نے سنا تو وہ بھی روتی ہوئی چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، تو نے مجھے معاف کر کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میری اور چھوٹی شہزادی کی شادی کروا دیجیے۔ تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرما کر گردن جھکا لیے۔ کچھ دن بعد بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ ہمارا نگہبان۔ پیارے دوستو، اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔